नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद 1949 में नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के नाम से बनी थी। उसका आर्टिकल 5 है, उसके मुताबिक यह है कि जो भी ममालिक इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे उसमें से किसी एक मुल्क के ऊपर भी अगर कोई हमला होगा तो सारा जो अलायंस है वो उसकी मदद को आएगा, प्रैक्टिकली अपनी अफवाज लेके अपने सारे जो तोपो तफंग है वो उसकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और पिछले हम देख रहे हैं कि 49 से ऑनवर्ड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़े अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो अब वो कह रहे हैं कि आई डोंट नीड दिस नेटो के ममालिक जो सोचते हैं सोचते रहें। सवाल अब ये पैदा हो गया कि क्या ये अलायंस रहेगा। डेनमार्क के पास है ग्रीनलैंड, एक सेमी जो है जिसे कह सकते हैं ऑटोनोमस एक जगह है, वहाँ पे 50,000 प्लस उनकी आबादी है, सारे का सारा बर्फ से ढका हुआ है ग्रीनलैंड, अगर हम दिखा सके। उस हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, अगर हमारे पास उनका एक पुराना शॉट है तो वो हम सुना सकते हैं। If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. One way or the other, we're going to have Greenland. Well, maybe NATO would be upset, and if it affects NATO, then it affects NATO. But they need us much more than we need them. I will tell you that right now. लेकिन लेटेस्ट उनकी जो स्पोक्स पर्सन है मिस लेविट, वो बता रही हैं कि बेशक ये यूरोपियन यूनियन और जो बाकी जो यूरोप के ममालिक हैं वहाँ पे अफवाज भिजवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो अखबारात के अंदर आपको दिखा सकते हैं कि जो ये डेवलपमेंट कवर हो रही है, अल जज़ीरा किस अंदाज से कह रहा है, यूरोपियन ट्रूप्स अराइव इन ग्रीनलैंड। उसके बाद टॉक्स विद यूएस हिट वॉल ओवर फ्यूचर। उसके बाद बीबीसी की खबर देख रहे हैं, यूरोपियन मिलिट्री पर्सोनल अराइव इन ग्रीनलैंड एज ट्रंप सेज यूएस नीड्स आइसलैंड, वो बात कर रहे हैं। और लेविट क्या फरमा रही हैं, सुनिए। Well, to your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. हमारे साथ खालिद चिशी साहब एयर कमोडोर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। जी साहब, आपने कभी सोचा था कि एक मौका आएगा कि ये भी अमेरिका कर गुजरेगा, क्योंकि अमेरिका के सारे यूरोप बैठा हुआ है, तो वो अब यूरोप बेचारा ऐसा लग रहा है कि अब यूरोप की अफवाज जो है अमेरिका के अगेंस्ट आ गई है, क्योंकि लेविट ये कह रही है कि भैया हमें चाहिए, हमने जो अक्वायर करना, जो भी तरीकाकार हमें इस्तेमाल करना पड़ा करेंगे। चिशी साहब जी, बहुत शुक्रिया गुमन साहब आपका, चौधरी साहब का और हसन साहब, आपकी व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, आपने इनवाइट किया। देखिए बिल्कुल सरप्राइजिंग है, और मैं अक्सर थूसिडिस एक जनरल था उसको याद करके बात करता हूँ। ये तो तकरीबन 2500 साल पहले की बात है, जब एथेंस के जनरल ने कुछ लिखा था पावर के ऊपर, और उसने पावर पे ये लफ्ज बड़े जबरदस्त इस्तेमाल किए थे। उसने कहा था द स्ट्रॉन्ग मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट ही मस्ट। अब आप अंदाजा लगे, मैं समझ रहा था कि ये मिलिट्री कॉलेजेस में मैं पढ़ाता रहा हूं तो ये सिर्फ थ्योरी तक रह गया, और आज के वाकये से रिलेट करने से उसका फिजिकली कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है ताकतवर वो कर गुजरना चाहिए जो वो कर सकता है, और गरीब को वो बर्दाश्त करना चाहिए जो उसे करना चाहिए। अब अंदाजा लगाइए, मुझे लग रहा है कि 2500 साल में कुछ भी नहीं बदला। जो आपने कहा कि आप तवक्को कर रहे थे, मैं बड़ा हैरान हूं। हालांकि आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में अगर अमेरिकन प्लान को कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो ग्रीनलैंड का हो या ईरान का हो, मुझे लगता है 2 ही मुल्क हैं जो इस सपोर्ट कर रहे हैं, एक ईरान के खिलाफ, एक इजराइल और एक अमेरिका। इतनी आइसोलेशन के बावजूद, मैंने कल भी किसी चैनल पर कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद इतना सुपर पावर का हेड होने के बावजूद मॉरल ग्राउंड कोई नहीं रह गई। कैपेबिलिटी तो बहुत है उनकी, पूरी दुनिया में तकरीबन 702 फुट होल्ड्स, एयर बेसेस और सैटेलाइट्स हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं, 702। रशिया के सिर्फ 5 हैं, चाइना का सिर्फ जिबूती में 1 है, यानी आउटसाइड चाइना, आउटसाइड रशिया, आउटसाइड अमेरिका। जरा कंपेयर करें, इतनी ज्यादा माइट और पावर होने के बाद उनका मसला तो नहीं होना चाहिए अगर वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया मोरालिटी एथिक्स पर मैं समझ रहा था अब चलती है। जो आपने पूछा है, अब हैरान होते हैं कि शायद नहीं चलती है, अब जिसका दिल जहां आए उसको उठा लेना। ये तो समहाउ आप एग्री करेंगे, चौधरी साहब भी एग्री करेंगे, पंजाबी फिल्म में होता था कि वो उठा के ले आना जिसको मर्जी, फिल्मों में पसंद आ गई है कोई हीरोइन, ये उसी तरह का हो रहा है। मेरा ख्याल है ग्रीनलैंड में टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है, कोई मॉरल ग्राउंड तो बिल्कुल नहीं है। ईरान का भी आपने देख लिया कि उनके कोई ग्राउंड नहीं बन रहे थे, जो मुजाहरे हैं वो भी खत्म हो गए। रजा शाह पहलवी के जो बेटे थे उनको उन्होंने ऑप्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल तो किया, लेकिन वो मूवमेंट रडरलेस इसलिए रही कि उनके वहां फुटहोल्ड कोई नहीं था। तो आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट है कि नई दुनिया किस तरफ जा रही है। बट फिर वही वाली बात
कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में है कि किस तरह क्या अच्छा करना चीज़ चाहते साहब, हैं किसी आपने मुल्क ईरान का जिक्र किया, चौधरी साहब और हसन भी सवाल करेंगे आपसे। ईरान के ऊपर आप समझते हैं कि अब खतरा टल गया है, कुछ होश के नाखून लेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प, या फिर वो सोच रहा है कि किस अंदाज से वहां पे मुझे जाना है, क्या किस अंदाज से रजीम चेंज करनी है? गुमन साहब, ये वैसा हम मिलिट्री टर्म इसको कैसे सप्लाई कहते हैं, जिसका मतलब है कोई रीजन ढूंढना, एक जस्टिफिकेशन ढूंढना। जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं रही, मॉरल ग्राउंड तो कोई भी नहीं रहा, और फिर वो स्टीम भी निकल गई उन मुजाहरों से जो जाहिर है हुकूमत के खिलाफ हो रहे थे। तो जब मॉरल ग्राउंड नहीं रह गया, और थोड़ी देर पहले पिछले सवाल के जवाब में मैंने यही अर्ज किया था कि अब तो सिर्फ 2 मुल्क ही हैं दुनिया में जो ईरान पर हमले के हामी होंगे। नेटो ने मुखालफत ऑब्वियसली ओवरऑल उनके ग्रीनलैंड की वजह से मुखालफत की हुई है, फ्रांस देख लें, रशिया देख लें, चाइना देख लें, इंडिया वैसे ही अमेरिका का उस तरह नहीं पार्टनर रहा। तो आई थिंक दुनिया में मुल्क कितने रह गए। और ये मुझे लग रहा था इतने दिनों से कि शायद ये जो वेनेजुएला में हुआ है, ये बुनियादी तौर पर इजराइल उसको ये रोल मॉडल या केस स्टडी के तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को शय दे रहा है कि जनाब अगर आप वेनेजुएला के खिलाफ इतना जबरदस्त कामयाब तो इधर भी कह रहे हैं। स्क्रैचलेस आप निकल के वो आ गए हैं, वेनेजुएला तो नहीं सर, ईरान तो वैसे तो माजरत के साथ ईरान है। और वैसे भी अगर वहां पर रजीम चेंज वो करने की कोई ऐसी रीजन भी नहीं है, और क्योंकि एहतजाज खत्म हो चुकी है, और सेकंड किसको रिप्लेस करेंगे मौजूदा रजीम को हटाकर, कौन सा ऐसा आदमी जो आए जो कि उनको उनके इंटरेस्ट को जो है वो सर्व कर सके। तो ऐसी कोई ऑल्टरनेट जो है शख्सियत भी मौजूद नहीं है। बट इवन देन मुझे वैसे एक खतरा फिर भी खदशा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। और क्या ऐसा मुमकिन है कि उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, या जहां पर उनके कोई फैक्ट्री है, या कोई ऐसी उनकी कैपेबिलिटी वहां पर रखी हुई उन्होंने, उसको ये हिट कर सके, या डेपो वगैरह को? जी हसन साहब, मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूं कि ये मूवमेंट रडरलेस है, यानी इसकी डायरेक्शन कोई नहीं है। सिर्फ स्टीम तब होती है जब उसकी कोई डायरेक्शन हो, कोई एक रोल मॉडल हो, एक ऑल्टरनेट क़यादत हो, वो तो थी कोई नहीं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सिर्फ हमला कर लेने से आप रजीम चेंज नहीं, और अमेरिका वेनेजुएला बिल्कुल नहीं समझ के उसको आना चाहिए। ये नेशनलिस्ट कौम है, 3-4 हजार साल पुरानी इनकी तारीख है। आप इनको इस तरह का क्लेंटेस्टाइन ऑपरेशन ईरान में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता था। और फुट ऑन ग्राउंड तो जाहिर है अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह इन हालात में फुट ऑन ग्राउंड करे। ईरान की मैं बात कर रहा हूं, एब्सोल्युटली मैं भी इसको डिनाई करता हूं कि ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह का आप कह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका होगा क्या? उसका नेट आउटकम तो फिर भी कोई नहीं होगा। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिस तरह के उन्होंने कहा था जी हमने न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया, और मैंने 6 महीने पहले जून में भी यही कहा था कि इस तरह के बंकर्स कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स नहीं बनाते। न्यूक्लियर साइट्स बनती ही बाय डिजाइन एक सेल्फ प्रोटेक्टेड एक मैकेनिज्म, डिजाइन और सेफ्टी मेजर्स के साथ बनती हैं। उन्होंने जब वो भी तबाह किए थे कि हमने डेजी कटर मार दिए, तो मेरा मानना ये था एज अ फाइटर पायलट मैं कह सकता हूं कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि वो इंश्योर कर सके कि हमने इनको 30-40 साल पीछे धकेल दिया। अभी भी जो मुझे उस वक्त मैंने जो रिसर्च की थी, और बाद में भी थोड़ा सा मैं इन टच रहा स्टडीज के ईरान के बारे में, तो उन्होंने इंतहाई बेसमेंट के नीचे अंडरग्राउंड मिसाइल्स रखे हैं, कुछ ना कुछ कुएं की तरह, जैसे कुआं एक होता है वेल, वहां की इस तरह की उन्होंने टनल्स बनाई है जहां से वो फायर करते थे। जिसका मतलब ये है कि मिसाइल को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही है। चीज़ साहब, चौधरी साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, नहीं, अभी तो ये इतला आ रही है कि यूके ने ग्रीनलैंड में अपनी फोर्सेस उतार दी हैं, तो ये दुनिया बदल रही है या ये हमारा सारे उनके इत्तेहादियों ने, जर्मनी, फ्रांस, सारे नेटो है ना जी, नेटो तो अमेरिका भी तो नेटो में सही है ना? नॉट इन फेवर ऑफ अमेरिका, दे हैव डेनमार्क की हमायत में वहां अपनी फोर्स उतारी है। जी चौधरी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट किस्म के ये वही हैंड ग्रेनेड है जो अपने हाथ में फटने का चांस हो रहा है। जो नजर आ रहा है मुझे कि कोई ऐसी टाइमिंग्स गलत हैं कि उन्होंने ना किसी को ऑन बोर्ड लिया है, ना कोई एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ना ग्रीनलैंड के हक में कि हम टेक ओवर कर लें को लॉजिकली डेवलप किया है। मेनली ऑब्वियसली हम सब समझते हैं कि बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, बहुत गोल्ड है, और उससे भी बढ़कर ऑयल के अलावा भी अमेरिका को सबसे बड़ी उसमें ये इंटरेस्ट है कि वो ओवरसी करेगा रशिया के आने वाले किसी भी एयर डिफेंस वेपन्स को। तो इतना सिर्फ ख्वाहिश कर लेने से तो नहीं हो जाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि, और मैं खुद भी यही मान रहा हूं कि दुनिया तो ग्रीनलैंड पर तो और ज्यादा डिवाइड हो जाएगी। ईरान पर तो थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ कंसेंसस अनफॉर्चुनेट था, लेकिन डेवलप करना बिल्कुल सही है। जी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर के ऊपर अमेरिका आगे बढ़ता है विदाउट टेकिंग अपने जो उसके इत्तेहादी ममालिक के ऑन बोर्ड, तो मामला खराब हो सकते हैं।